कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। इजी अप्रोच टू साइंस चैनल से आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। याद रहे कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जो टॉपिक है इसको डिफरेंट नामों से केमिस्ट्री में जाना जाता है। मसलन इसको द एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड भी कहा जाता है और इसको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। तो ये सारी डिटेल जो है आज हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे जो सर रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन क्या थी, वो ऑब्जर्वेशंस को भी देखेंगे और साथ में हम जो उन्होंने पोस्टुलेट्स बनाए थे उसको भी देखेंगे। तो साथ में मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो जगह है लिखने के लिए वो थोड़ी है। सो मैं एक एक जो है आपके लिए ऑब्जर्वेशन जो है वो लिखूंगा और एक एक दो रिजल्ट जितना भी यहाँ पे पूरा आएगा वो साथ साथ लिखता जाऊंगा और साथ साथ उसको रेज करता जाऊंगा। ठीक है, तो आपने साथ साथ समझना है, नोट करना है। आपको इसकी जो है 100% गारंटी के साथ है कि आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि जो से सर रदरफोर्ड, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्हें ये ख्याल था, इन्हें ये लगता था कि एटम एक ऐसा पार्टिकल है, एटम एक ऐसी चीज़ है जिसके सेंटर में कोई चीज़ है, सेंटर में कोई हैवी चीज़ है। ठीक है, उस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, किया कैसे, सबसे पहले इसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट देख लेते हैं कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे करवाया। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने एक गोल्ड फॉयल ली। गोल्ड फॉयल किस तरह कहते हैं, जिस तरह आप कह लें, समझ लें कि जिस तरह आप सिगरेट की डिबिया में से एक इंतहाई बारीक कागज़ आप देखते हैं सिल्वर या गोल्ड कलर का, इस तरह का इंतहाई बारीक पेपर, बल्कि उससे भी बारीक पेपर जो था ना, उन्होंने लिया और उसको ऐसे रखा। ठीक है, ठीक है, कितनी उसकी थिकनेस थी, मैं यहाँ पे आपको थिकनेस पहले लिख देता हूँ। जो गोल्ड फॉयल की जो थिकनेस थी ना वो 0.00004 सेंटीमीटर थी। कितनी होती है जी, ये बहुत ही कम थिकनेस होती है, यानी कि उसकी मोटाई जो थी इस पेपर की बहुत कम थी। आप बुक्स के ऊपर आपने देखा होगा एक मोम का जो है ना उसके ऊपर कागज़ चिपका होता है, इंतहाई बारीक, गत्ते के ऊपर इंतहाई बारीक कागज़ होता है, उससे भी ये बारीक थिकनेस थी इसकी। ठीक है, जिस पेपर के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, कैसे, ये उन्होंने एक पेपर रखा और इस पेपर के ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट की, अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया गोल्ड फॉयल पे और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं जी, अल्फा पार्टिकल किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाली रेस को कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स असल में जो हैं वो हमारे पास, आप कह लें कि ये हमारे पास होते हैं, जो इनको हम आम तौर पे इस तरह लिखते हैं। ठीक है, हीलियम पार्टिकल्स होते हैं ये, इनको उसने स्ट्राइक करवाया। ठीक है, किसके ऊपर, गोल्ड फॉयल के ऊपर। ठीक है, अब जो अल्फा पार्टिकल्स हैं आते कहाँ से, मैंने अभी आपको बताया कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो ना, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से खुद ब खुद जो हैं वो रेज निकलती हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे रेडियम है। ठीक है, अब जो रेडियम है या पोलोनियम है या कोई भी इस तरह के और भी बहुत से एलिमेंट्स हैं, इनसे खुद ब खुद रेज निकलती हैं। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक सोर्स लिया और उस सोर्स से खुद ब खुद जो हैं वो रेज निकल रही हैं। ठीक है, ये रेज हैं वो, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, अल्फा पार्टिकल्स। लें जी, ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स की मैं आ गया, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। अब अल्फा पार्टिकल्स के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब पहले मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ अच्छी तरह, उसके बाद फिर हम इसकी ऑब्जर्वेशन देखेंगे और फिर इसके बाद में इसके रिजल्ट्स निकालेंगे। ठीक है जी, ये देखें जी, यहाँ पे फ़र्ज़ करें सोर्स पड़ा हुआ है, इस सोर्स में से अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो इस तरफ को जा रहे हैं। रास्ते में क्या लगा हुआ है, हमारे पास एक पेपर लगा हुआ है, गोल्ड फॉयल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि कोई भी मेटल है उसके अंदर एटम्स की एक अरेंजमेंट होती है, प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। सो सेम यहाँ पे भी एटम्स की अरेंजमेंट है। आप यहाँ पे, ये हमारे पास एटम्स हैं गोल्ड के। ठीक है जी, तो ये सारे एटम्स उसके अंदर इस तरह अरेंजमेंट यानी कि उनकी है। तो जब पार्टिकल्स यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, इसके ऊपर बम्बारमेंट होगी इन पार्टिकल्स की, तो होगा क्या, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने टोटल जो है यहाँ पे तकरीबन 16 जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्राइक करवाई है उनकी
इस फॉइल पे या इस मटेरियल पे, ठीक है। तो हुआ क्या कि इनमें से जो मैक्सिमम रेज हैं, मैक्सिमम पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स, वो क्या कर गए हैं, मूव कर गए, आगे चले गए हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स मूव्ड, ठीक है, यानी कि आगे निकल गए हैं, पास हो गए हैं यहाँ से। ये देखें, ये भी पास होगी रे, ये भी, यहाँ से एक जो है वो नहीं पास हो सकी। यहाँ पे 4 के 4 पार्टिकल्स मूव कर गए हैं, यहाँ पे भी 3 कर गए हैं, यहाँ पे भी 3 कर गए हैं। सिर्फ यहाँ पे अगर आप देखें तो एक एंगल है, स्पेशल एंगल यहाँ पे। इस एंगल के तहत जो है ना, ये हमारे पास जो हम कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल की जो रे है वो क्या हो गई है, बाउंस बैक हो गई है, वापस आ गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी बाउंस बैक हुई है, लेकिन एंगल डिफरेंट है। यहाँ पे भी डिफरेंट एंगल है, यहाँ पे भी डिफरेंट एंगल है। मुख्तलिफ एंगल्स के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो मूव बैक हुए हैं, ठीक है, यानी वापस आए हैं, बाउंस बैक हुए हैं, आप इसे कह सकते हैं, मुख्तलिफ एंगल के साथ, डिफरेंट एंगल के साथ, ठीक है। ये भी हमारे पास एक एंगल ही है, ठीक है, जो डिफरेंट एंगल है। तो ये था। अब इससे उन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन की, बहुत सारे रिजल्ट्स निकाले। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से उन्होंने रिजल्ट्स निकाले, कौन कौन से इनकी ऑब्जर्वेशन थी, और फिर आपको बिल्कुल ईजीली इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। अभी सो हम इसके 1 बाय 1 पहले ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, 2-4 इसकी ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद फिर हम इसके पास्टुलेट्स लिखेंगे, ठीक है। सो आए जी, सबसे पहले हम इनके पास्टुलेट्स लिखते हैं। इनका जो पहला पास्टुलेट था जो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से निकाला, ठीक है, वो ये था कि ऑलमोस्ट ऑल particles were passed through the gold फाइल, ठीक है। ज़्यादातर जो पार्टिकल्स से आप यहाँ पे देख सकते हैं वो क्या कर गए हैं, जो हैं वो पास हो गए हैं, गुजर गए हैं, दूसरी तरफ चले गए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह जब उसने स्ट्राइक करवाई तो कैसे पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ से बगैर किसी चीज़ के साथ टकराए, अनडिफ्लेक्टेड हुए, पास कर गए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, थ्रू द गोल्ड फाइल अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है जी, अनडिफ्लेक्टेड यानी कि बगैर मुड़े हुए ज़्यादातर पार्टिकल जो हैं तकरीबन सारे ही गुजर गए हैं। सारे कितने अब हो सकते हैं, ठीक है, ये भी इसकी कोई क्वांटिटी भी थी। तो उसने जो यहाँ पे हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी है वो ये है। आप इसको दूसरा जो इसके ऑब्जर्वेशन में कह सकते हैं कि ये उसकी दूसरी ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे हेडिंग दी ऑब्जर्वेशन की, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है जी, ऑब्जर्वेशन की इसकी हेडिंग लगाएं यहाँ पे। दूसरी इसकी ऑब्जर्वेशन थी, कहता है कि अगर हम यहाँ पे, ठीक है, 20,000 के करीब जो हैं पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स जो है वो स्ट्राइक करवाते हैं, तो उसमें से कुछ ही पार्टिकल जो हैं वो जो हैं उसके क्या कहते हैं, इनकी बाउंस बैक होंगे, वापस आएंगे, बाकी सारे गुजर जाएंगे, ठीक है। ये भी उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि मैक्सिमम पार्टिकल्स जो हैं वो गुजर जाते हैं, कुछ वापस आते हैं। सो इस बात को उन्होंने लिखा कि आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल्स यानी कि 20,000 पार्टिकल्स में से आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स only few were bounced back, ठीक है जी, कुछ जो हैं वो वापस आए, बाकी जो हैं वो क्या हो गए थे, गुजर गए थे। मोस्ट ऑफ पास्ट, ठीक है जी, ज़्यादातर क्या हो गए थे, पास हो गए थे। तकरीबन कोई थोड़े से जो है वो वापस आए, आप यहाँ से देख भी सकते हैं। ये तो थी उनकी ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने
अपने इस एक्सपेरिमेंट से की, ठीक है। अब हम इसकी जो उसने मॉडल के कुछ वो बनाए हैं, क्या उसे कहते हैं, पास्टुलेट्स इसके क्या हैं, हम पास्टुलेट्स को देखेंगे कि पास्टुलेट्स कौन से हैं और ये इसमें इस एक्सपेरिमेंट में क्या अहमियत रखते हैं, ये आप नोट कर लें। इसको मैं रेज करने लगा हूँ, ठीक है। और अब हम इसके पास्टुलेट्स को देखते हैं, ठीक है जी, वन बाय वन। तो ये हमारे पास इसके क्या हो गया था, ऑब्जर्वेशन हो गई थी जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से की थी। अब वो चीज़ें हमने देखनी हैं जो कि कह लें कि इसमें फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में जान समझी जाती हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ख़राब है हमारे पास, तो आपने परेशानी से होना, ठीक है। चलें जी, अब हम इसकी क्या करते हैं, अब पास्टुलेट्स देखते हैं। पास्टुलेट्स इसके बड़े मज़ेदार हैं, ठीक है। आपको समझ आ जाएगी, साथ साथ मैं इसके दो तीन पास्टुलेट्स आपको समझाता जाऊंगा और साथ में यहाँ पे लिखता जाऊंगा, ठीक है। तो सब फर्स्ट जो हमने अभी इसकी ऑब्जर्वेशन की है उसी से बन सकता है। जैसे कि उसमें हमने देखा था कि ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो अनडिफ्लेक्ट हुए पास कर जाते हैं, गुजर जाते हैं। सो अगर ज़्यादातर कहता है कि गुजर जाते हैं, पास कर जाते हैं, तो इससे क्या, किस बात का कॉन्सेप्ट आता है या कौन सी जो यहाँ पे कौन सा राज है जिससे पर्दा यहाँ पे उठता है, तो वो ये है कि चूंकि ज़्यादातर कहता है पार्टिकल्स, अल्फ़ा पार्टिकल्स इस गोल्ड फाइल में से गुजर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो इसके अंदर पार्टिकल्स हैं यानी एटम्स जो हैं, एटम्स का ज़्यादातर हिस्सा जो है, ज़्यादातर वॉल्यूम जो है वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है। यानी ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसके अंदर सारा हम इसको कह सकते हैं एटम का वॉल्यूम। अब वो कहता है कि ज़्यादातर जो इसका वॉल्यूम है वो एम्प्टी है, खाली है। सिर्फ कोई थोड़ा सा बिल्कुल सेंटर में कोई ना कोई जो है चीज़ हो सकती है, बाकी सारा वो कहता है कि चीज़ खाली है, एम्प्टी है। इस वजह से मैक्सिमम जो पार्टिकल्स हैं वो गुजर जाते हैं बग़ैर बाउंस बैक हुए, बग़ैर वापस आए, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो इस बात को हम इस तरह लिख सकते हैं, सिंस ऑलमोस्ट पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फाइल अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है, ज़्यादातर जो पार्टिकल्स गुजर जाते हैं बग़ैर टकराए। सो देयरफॉर विद मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड फाइल या मोस्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द एटम्स इज एम्प्टी, ऑक्युपाइज वॉल्यूम एम्प्टी, वी कैन से हियर। सो हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे हमारा पहला पास्टुलेट है, यहाँ पे आप हेडिंग भी यहाँ पे लगा सकते हैं जी, पास्टुलेट्स, ठीक है जी, पास्टुलेट्स यहाँ पे हम लिखते हैं। लें जी, वन बाय वन मैं लिखूंगा, जगह थोड़ी होने की वजह से ना मैं एक एक लिख के तो साफ कर दूंगा, ठीक है। सो पहला हमारा यहाँ पे जो पास्टुलेट है वो कहता है कि सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स passed from the gold foil, ठीक है जी, गोल्ड फाइल अनडिफ्लेक्टेड देयरफॉर, ये है जी, यहाँ से हमारा शुरू होता है। देयरफॉर इसका क्या मतलब है, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम of the atoms empty, ठीक है जी, एम्प्टी। कॉन्सेप्ट लेना है आपने, आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। ले जी, इसका मतलब क्या है कि ज़्यादातर जो है जो इसका है वॉल्यूम है वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, जो उन्होंने नेक्स्ट अपना पास्टुलेट दिया था वो क्या था कि डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स, थोड़े से पार्टिकल्स की जो डिफ्लेक्शन है वो कौन सी किस चीज़ को जाहिर करती है, वो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स प्रूव्ड दैट देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन एन एटम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस।
ठीक है, कहता है कि थोड़े से जो पार्टिकल्स का वापस आना या थोड़ी सी रेज का वापस आना, वापस मुड़ के आना, वो इस बात को जाहिर करता है कि इसके सेंटर में कोई चीज़ है, ठीक है, इसके सेंटर में कोई चीज़ है जिसके साथ टकराने के बाद ये जो रेज हैं या अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो वापस आती हैं, और ये जो सेंटर है इसको उसने कहा कि ये है न्यूक्लियस। ठीक है, इसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया, और ये बड़ा पावरफुल इसका कह लें कि एक पोस्टुलेट है जो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जी सेंटर में कोई हैवी चीज़ है, भारी चीज़ है, जिसकी वजह से जैसे ही ये रेज या अल्फ़ा पार्टिकल उसके साथ टकराते हैं तो वो उसको आगे नहीं गुजरने देते हैं, बल्कि क्या कर देती हैं, डिफरेंट एंगल्स पे मूव करवा देते हैं, डिफरेंट एंगल्स पे बाउंस बैक करवा देते हैं और आगे नहीं जाने देती। ये भी यहाँ पे एक इसका कह रहे हैं कि पोस्टुलेट्स है। ठीक है जी, डिफरेंट एंगल हैं, ये देखें, ये भी डिफरेंट एंगल है, ये भी डिफरेंट एंगल है, ये भी डिफरेंट एंगल है। तो डिफरेंट एंगल्स पे आप देख सकते हैं कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो क्या कर गए हैं, यहाँ पे मूव कर गए हैं, वापस मुड़ गए हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस पोस्टुलेट को यहाँ पे हम जो है इसको कह लें कि तहरीर करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, सो आए जी, यहाँ पे हम लिखते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स प्रूव्ड दैट, ठीक है, आप इसको नंबर 2 कहें कि जी डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू particles, deflection of few particles proved that diffraction of few particles proved that there is a center, there is a center of positive, there is a center of positive charge। ठीक है जी, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम। ठीक है जी, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, ऑफ द एटम। ठीक है जी, ये इसका हम कह सकते हैं कि ये भी इसका पोस्टुलेट था, कॉल्ड, विच इज़ कॉल्ड, ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट करके लिखता हूँ, कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसको हम क्या कहते हैं जी, न्यूक्लियस, जिसको हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियस है। तो ये हमारा जो है सेकंड पोस्टुलेट जो है बनता है कि अगर थोड़ी कोई रेज वापस आती हैं मुड़ के, तो उसका मतलब ये है कि इसके सेंटर में कोई चीज़ है जिससे टकरा के ये वापस आती हैं, वरना जब यहाँ से गुजर गई हैं, यहाँ से गुजर गई हैं, तो यहाँ से भी उसे गुजर जाना चाहिए था, वो नहीं गुजरी। इसका मतलब यही है कि इसके सेंटर में कोई जो है चीज़ है जो इसको गुजरने नहीं दे रही, और उसको कहता है कि हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, या उसने इसको न्यूक्लियस का नाम दिया। तो ये हमारे पास इसके 2 पोस्टुलेट्स, मेन पोस्टुलेट हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कर लें, पॉज करें और इन पॉइंट्स को लिख लें अच्छी तरह। ठीक है, मैं अब इसको रेज करने लगा हूँ। ठीक है, चलें जी, इसके टोटल आई थिंक कोई 8 to 7 हैं जिसके पोस्टुलेट्स हैं ना, 7 to 8 पोस्टुलेट्स हैं, तो वो हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलेंगे। ठीक है, ये डस्टर हमारा थोड़ा सा आज ख़राब है। ठीक है, तो चलें जी, इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं जो अभी हमने लास्ट में पढ़ी थी कि जो है ये डिफरेंट एंगल्स पे मूव करते हैं, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। तो तीसरा जो अहम इसका पोस्टुलेट है वो ये है कि ये डिफरेंट एंगल पे क्यों मूव कर रहे हैं। कोई फ्यू एंगल्स पे देखें, इसने ये थोड़ा एंगल है, ये ज़्यादा एंगल है, ये मीडियम सा एंगल है, तो ये ऐसा क्यों होता है कि ये डिफरेंट एंगल्स पे मूव करते हैं। आपने देखा होगा जब हम किसी बॉल को किसी हार्ड चीज़ पे मारते हैं ना, किसी दीवार के साथ या किसी दीवार के कोने के साथ जब हम उसको स्ट्राइक करते हैं, तो वो गेंद या वो बॉल क्या करती है,
अगर तो उसके कोने पे लगे तो वो डिफरेंट जो है ना डायरेक्शन में मूव करते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है। यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह हुआ है, चूँकि ये चीज़ हार्ड है, सख्त है, इस वजह से जहाँ जहाँ पे ये अल्फ़ा पार्टिकल्स जिस कोने पे जिस तरफ टकराए हैं तो उसी लिहाज से वो बाउंस बैक हुए हैं। ठीक है, कोई स्मॉल एंगल के साथ, कोई लार्ज एंगल के साथ और कोई मीडियम यानी कि दरमियाना डिफरेंट जो है वो एंगल 45 का कह सकते हैं, वो इस एंगल से मूव कर रही हैं यानी कि रेस। तो इसको हम लिख सकते हैं, पास्टुलेट में लिख सकते हैं हम। ठीक है, कितने हुए थे हमारे? 2 पास्टुलेट्स हो गए थे। सो अब हम 3 पास्टुलेट नंबर 3 लिखते हैं कि क्या है। ठीक है जी क्या है जी? हम लिख सकते हैं कंप्लीट डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो किस चीज़ को शो कर रही है? कंप्लीट डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स show that nucleus of the atom is very hard and dense। ठीक है जी, ये भी उन्होंने बताया था कि ये चूँकि बहुत हार्ड होता है, बहुत सख्त होता है, इस वजह से ये चीज़ों को आगे गुजरने नहीं देता, यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल्स को आगे गुजरने नहीं देता। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हम फिर इसमें लिखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट चौथा यानी कि पॉइंट्स जो उन्होंने दिया था अपने इस एक्सपेरिमेंट में, वो ये था कि सिंस अ फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड इट शो दैट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको शुरू में लिखा था कि उसने 20,000 के लगभग जो रेस थी वो स्ट्राइक करवाई थी, यानी उनकी बम्बारमेंट की थी, तो उसमें से कुछ फ्यू जो थी वो वापस आई थी। अब यहाँ पे भी आप एनालिसिस कर सकते हैं कि हमने 16 अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ पे स्ट्राइक करवाए हैं, जिनमें से ओनली 3 पार्टिकल्स बाउंस बैक हुए हैं, वापस आए हैं। तो 16 के मुकाबले में फिर 3 की वैल्यू बहुत कम है। सो हम इसको कह सकते हैं, ये पॉइंट बना सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो इसको उसने कहा था कि ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज very few particles bounced back show that the size of the nucleus is very small। ठीक है ना? ठीक है जी, ठीक है जी। आप यहाँ पे देखें कि इसका वॉल्यूम कितना है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, और उसके मुकाबले में न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत छोटा है। इसी वजह से 1-2 जो रे है या 1-2 अल्फ़ा पार्टिकल है उसने वापसी का रास्ता इख्तियार किया, बाकी सारे गुजर गए हैं। ठीक है, सो ये वाला आपने यहाँ पे पॉइंट लिखना है कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स बाउंस बैक शो दैट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। छोटा साइज़ है, अगर ऐसे यहाँ पे बड़ा साइज़ होता, ऐसे इतना होता तो ये ज़्यादा पीछे चली जानी थी, इक्का दुक्का आगे गुजरनी थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, सारी तकरीबन गुजर गई हैं। कोई 1-2 जो हैं वो टकराने के बाद डिफरेंट एंगल के पे जो हैं वो डिफ्लेक्ट कर रही हैं, जिसका मतलब ये है कि इसका साइज़ बहुत छोटा है, स्मॉल साइज़ है। आप यहाँ पे इस पॉइंट को भी अच्छी तरह से ध्यान से गौर से समझें। इनको मैं रेज़ करने लगा हूँ, पॉज करके आप इसको नोट कर लें। और नेक्स्ट हम जो इसके बाकी पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। ये 4 है, नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे नंबर 3 लिखा गया तो आप इसको नंबर 4 करेंगे। ठीक है जी,
इसको मैं साफ करता हूँ और नेक्स्ट हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। 5वां पॉइंट है, ठीक है जी, ये बड़ा अहम टॉपिक है इस चैप्टर का, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस या गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपने इसको समझ के करना है, समझ के करेंगे तो आप पूरी ज़िंदगी नहीं कभी भी भूलेंगे। ठीक है, और ये कह लें कि इस मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि ये इस चैप्टर की जान है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है कि केमिस्ट्री जो है वो है ही एटम्स और मॉलिक्यूल्स का नाम है। ठीक है, इससे आगे तो आपको पता है केमिस्ट्री जाती नहीं है। ठीक है, सो इसलिए फिर आपको इस चैप्टर को बड़े ध्यान से करना है, बड़े समझ के साथ करना है। 5th नंबर में होगा हमारे पास, ठीक है, ऑल द electrons revolve around the nucleus। ठीक है, न्यूक्लियस क्या मतलब है जी इसका? यहाँ पे मैंने तस्वीर में बनाया नहीं है, लेकिन आप समझ लें कि ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ पे शेल्स बने होते हैं, उन शेल्स के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वाले एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ा था कि कैथोड रेस के बारे में, गोल्डस्टाइन का जो एक्सपेरिमेंट है वो सब में वहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई है। ठीक है, इस वजह से मैं यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है। हमें पता है कि इस जगह पे शेल्स होते हैं और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और वो कभी भी कहता है न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते, बल्कि न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं। तो इसी पॉइंट को यहाँ पे मैंने लिखा है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑलवेज। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमेशा गर्दिश में रहते हैं, मूव करते रहते हैं, और अपने जो है कह लें कि अपने अपने ट्रैक पे, अपने अपने शेल में मूव करते हैं। ठीक है, ये एक इसका बहुत अहम पॉइंट था, 5वां पॉइंट। अब हम 6 पॉइंट लिखते हैं। ठीक है जी, 6 पॉइंट कौन सा है इसका? 6 पॉइंट इसका हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमें पता है कि कोई भी एटम जो है वो आमतौर पे अगर हम उसको देखें तो वो न्यूट्रल होता है, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हमें दिखाई देता, ना पॉजिटिव चार्ज दिखाई देता है ना नेगेटिव चार्ज दिखाई देता है। तो इसका जो है कॉन्सेप्ट वो भी रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में दिया कि कोई एटम हमें न्यूट्रल क्यों दिखाई देता है जब हम उसे देखते हैं, यानी ना हमें उस पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई देता है ना हमें उस पर नेगेटिव चार्ज दिखाई देता है। तो इस पर उन्होंने कहा कि बिकॉज, ठीक है, मैं इसको पॉइंट बना कर लिखता हूँ। ठीक है, कि जो आप कह सकते हैं an atom is always look neutral. The reason is that the numbers of electrons are equal to the numbers of protons। ठीक है जी, कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। इस वजह से एटम हमें हमेशा जो है वो न्यूट्रल दिखाई देता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे, और हमें पता है, हम पिछले वाले एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ चुके हैं डिटेल के साथ कि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। सो वो दोनों जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक दूसरे को इफ़ेक्ट को जो है वो मतलब शो नहीं होने देते। इस वजह से हमें एटम हर टाइम न्यूट्रल दिखाई देता है। ठीक है जी, तो ये था इनका कह लें कि 6 पॉइंट इनके मॉडल का, जिसको हम कहते हैं कि एनी एटम इज़ ऑलवेज लुक न्यूट्रल because the reason is that the numbers of electrons are equal to the numbers of protons। सो अब मैं आपको एक इसका लास्ट पॉइंट यहाँ पे
बता देता हूँ। सो इसको मैं रेज कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लें अच्छी तरह से, ठीक है जी। लें जी, ये हमारे पास इसके हो गए टोटल 6 पॉइंट हो गए, तो 7 है ओनली, आई थिंक 7 या आप 8 होंगे, ठीक है। लें जी, ये हमारे पास रेज हो गया। अब हम नेक्स्ट आखिरी जो इसका पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलें, ये भी ख़त्म हो गई, इसकी भी कहानी, काम भी हमारा हो गया और इसकी भी कहानी ख़त्म हो गई है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, गौर करें, यहाँ पे मैंने अभी आपको एक बात बताई है, ठीक है। उस बात से हमने अपना नेक्स्ट पोस्टुलेट्स बनाना है। कौन सा है? यहाँ पे देखें, मैंने अभी आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के क्या करते हैं, अराउंड मूव करते हैं। अभी हमने पोस्टुलेट भी लिखा था। तो यहाँ पे जो हमारा आखिरी पोस्टुलेट है वो ये होगा कि चूँकि इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द मूव करते हैं, ठीक है, और फिर अंडरस्टूड है कि जो प्रोटॉन है वो कहाँ पे होंगे, ठीक है। याद रहे कि टोटल 3 पार्टिकल्स हैं जिनको हम फंडामेंटल्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का तो हमें पता चल गया पिछले वाले पोस्टुलेट्स में कि वो मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन्स का और इलेक्ट्रॉन्स का तो पता चल गया, हमें अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का पता लगाना है कि वो कहाँ पे पाए जाते हैं। सो इसका पोस्टुलेट्स हम बना सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 7 के एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स के अलावा ऑल द, ये सर रदरफोर्ड ने हमें बताया था, ठीक है, मैं अपने पास से नहीं लिख रहा। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑल द फंडामेंटल particles found inside the न्यूक्लियस, ठीक है जी। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, मसलन न्यूट्रॉन कहाँ पे पाया जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन कहाँ पे पाया जाएगा, वो भी न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, ये हमारे पास क्या डिस्कवर हुआ था, न्यूक्लियस, ये आपने भूलना नहीं है जी। ये देखें जी, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पाए जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर ही जो है वो न्यूट्रॉन पाए जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स बाहर पाए जाएंगे। पार्टिकल्स तो वैसे और भी बहुत हैं, सैकड़ों पार्टिकल्स हैं, लेकिन आमतौर पे इन्हीं को तीनों को फंडामेंटल समझा जाता है। इसके अंदर और भी क्वार्क्स वगैरह बेशुमार चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन हम यहाँ पे सीखेंगे कि इसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। बाकी सारे जो हैं वो क्या करते हैं, बाकी जो हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं, बस इलेक्ट्रॉन बाहर मूव करते हैं। आप इसको इनसाइड करें, इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है जी, इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हमारा जो है, कहते हैं आज का टॉपिक जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इसको आपने बार बार देखना है, समझना है। इन सारे पोस्टुलेट्स को बहुत इजी हैं, कोई मुश्किल नहीं है, और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अहम टॉपिक है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा भी वैसे भी केमिस्ट्री में इस टॉपिक को एक बहुत कह लें कि मकाम हासिल है, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जो है इसने केमिस्ट्री में एक इनकलाब बर्पा कर दिया था, ठीक है। इससे पहले जो है किसी को भी न्यूक्लियस के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लिहाजा साइंसदानों ने जब इस थ्योरी को, इस मॉडल को अपनाया तो वो बहुत आगे निकल गए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है हमारा, इस मॉडल में कुछ खामियां हैं, कुछ कोताहियां हैं, उसको दूर करने के लिए सर नील बोहर मैदान में आए थे। उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, इसमें जो उन्होंने थोड़ी सी बेहतरी की है इसी मॉडल में, वो हम देखेंगे कि वो उन्होंने क्या कहा है इस मॉडल के बारे में, या अपना मॉडल उन्होंने कैसे पेश किया है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ जो है ना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छी तरह समझें, पढ़ें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और ऑल द बेस्ट।